आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, डॉक्टर टेक्सर, डॉक्टर कंदर परीख, डॉक्टर संजय कुलकर्णी जी, डॉक्टर अनीश चंदाराना जी, डॉक्टर गौरव रेखी और आज विश्व के कई देशों से और भारत भर से आए हुए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वागत तो डॉक्टर कंदर परीख ने किया, इन्होंने इनवाइट किया है, मगर मेरे स्वागत करने का एक कारण है कि आप सभी 30 साल से मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज मेरे मेहमान बनकर आए हुए हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। विदेश से आए हुए सभी डॉक्टर मित्रों का मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कम्युनिकेशन गैप के कारण इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है, मगर मैं तो मेरी ही भाषा में बोलने का आग्रह वाला आदमी हूं, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। हो सकता है मेरा स्पिरिट आपके आसपास बैठे हुए भारतीय डॉक्टर आपको समझा देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मित्रों, एंडो यूरोलॉजी में प्रगति पर छठे सम्मेलन में आपने मुझे बोलने के लिए आपके सामने बुलाया है। सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपका स्वागत करने का और मेरे मत क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्वागत करने का आपने मुझे मौका दिया। और मेरे लिए गर्व की भी बात है कि इंडियन यूरोलॉजिस्ट ने यूरोलॉजी के क्षेत्र में सर्जरी, डायग्नोस्टिक और रिसर्च तीनों क्षेत्र के अंदर न केवल भारत, समग्र विश्व के अंदर अपनी साख भी बनाई है और लोहा भी मनवाया है। हर भारतीय को भारत के यूरोलॉजिस्ट ने जो विश्व में न केवल उपचार के लिए, न केवल सर्जरी के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट और नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए भी जिस तरह से विश्व में सम्मान दिलाया है, पूरा भारत आप सभी को बहुत गर्व और अभिमान के साथ देख रहा है। एआई का यह सम्मेलन एक प्रकार से अपने आप में अनूठा सम्मेलन है। यहां पर आपके नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिसर्च तीनों का एक्सचेंज न केवल भारत, समग्र विश्व के लिए फायदा दिलाने वाला होगा। और आज 2013 से लेकर 23 तक के 10 साल में छठी बार एक ही मंच पर आप लोग एकत्रित आ रहे हैं और आगे जितने आपके सम्मेलन हुए, इसके बहुत अच्छे नतीजे स्वास्थ्य क्षेत्र ने अनुभव भी किए हैं। मैं इस आयोजन के लिए डॉक्टर कंदर परीख को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस सम्मेलन में लगभग 25 अंतर्राष्ट्रीय और 75 देश के इंस्टीट्यूशन को निमंत्रित किया गया है। और जैसा मैंने आगे कहा, लाइव सर्जरी से लेकर ढेर सारी चीजों पर यहां एक एक्सचेंज का मौका आप सभी को मिलेगा। रिसर्च, नॉलेज और एक्सपीरियंस के एक्सचेंज से दुनिया भर के रिसर्च के नतीजे और एक्सपीरियंस दोनों
भारतीय दर्दियों के लिए भी यहाँ पर हमें मिलेंगे। और गुजरात, जहां तक यूरोलॉजी चिकित्सा क्षेत्र का सवाल है, गुजरात हमेशा से देश में इसमें अग्रणी रहा है और आज भी वो स्थान गुजरात ने अपना बनाकर रखा है। मित्रों, मैं आज आप सभी के साथ, क्योंकि आप सब देश से आए हैं, देश भर से आए हैं, यूरोलॉजी के सब्जेक्ट पर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, कैसे करूं। अगर मैं यूरोलॉजी के सब्जेक्ट पर बात करूंगा तो बेईमानी होगी। न ये मेरा विषय है, न मैं विषय का जानकार हूं। अगर भगवान न करे मुझे भी कुछ हो जाए तो आप में से ही किसी न किसी के साथ मुझे आना पड़ेगा। परंतु मैं आज इस देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में होलिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश भर के सभी डॉक्टर्स एक साथ मिलकर समग्र देश के स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए एक बहुत बारीकी से तैयार की हुई कार्य योजना विगत 10 साल से देश में इंप्लीमेंट हो रही है। क्योंकि आप सब लोग एक क्षेत्र में एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो आपके पास कुछ चुनिंदा केस भी आते हैं, चुनिंदा मरीज भी आते हैं, परंतु रोजमर्रा की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें जो हैं, जो आम आदमी को और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, इसके निवारण के लिए सरकार ने होलिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत सारे प्रयास किए हैं। इस पर मैं आपको जरूर डिटेल बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक मायने में आपका ही क्षेत्र है और आपने भी इसमें कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले इसकी डिटेल में जाने के पहले मैं आप सभी देश के सभी डॉक्टरों का और पैरामिलिट्री स्टाफ का देश में कोविड में गरीब से गरीब व्यक्ति को कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए जिस समर्पण से आप लोगों ने सेवा की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको ये लड़ाई के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूं। मोदी सरकार ने कोविड को डिजास्टर घोषित किया, क्योंकि कई सारे इस पर नियम लागू करने थे, तो इसको डिजास्टर घोषित किया। और डिजास्टर मैनेजमेंट का मंत्रालय मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये पूरी लड़ाई जो नरेंद्र भाई ने सभी लोगों को साथ में रखकर, विशेषकर आप सभी को साथ में रखकर लड़ी, इसका मैं साक्षी हूं। दुनिया भर के पंडित जब कोविड फैलने लगा, बड़ी चिंता में थे। वो अपने देश की चिंता कम करते थे, भारत की चिंता ज्यादा करते थे, और वो उचित भी था, क्योंकि भारत में जिस प्रकार के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत थी, इसमें कोविड जैसी महामारी जिसका सटीक इलाज अभी ढूंढना ही बाकी है, ट्रायल एंड एरर करते करते महामारी के समय आगे बढ़ता जाना है। कहीं दूर दूर तक वैक्सीन की संभावनाएं भी नजर नहीं आती थी, रिसर्च भी शुरू नहीं हुआ था। भारत कैसे मैनेज करेगा? ढेर सारे लोगों से मेरी विदेश में भी बात होती थी, उनको भय था कि हम बहुत वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। मुझे भी भय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने कोविड को जिस तरह से ये लड़ाई को फ्रंट से लड़ा, और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लड़ा, देश के 140 करोड़ को लोगों को साथ में रखकर ये लड़ाई लड़ी गई। हम सफलता से इसमें बाहर आए हैं। जब लॉकडाउन के पहले जनता कर्फ्यू एक कंसेप्ट नया मोदी जी ने अपने वायु प्रवचन में रखा। गुजरात में जो लोग हैं उनको तो जनता कर्फ्यू मालूम होता है,
मगर देश भर के लिए नई बात थी कि विदाउट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर्फ्यू कैसे हो सकता है। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा। शास्त्री जी ने एक जमाने में कहा था कि शनिचर को चावल खाना छोड़ दीजिए, और देश भर ने शनिचर को चावल खाना, गेहूं खाना छोड़ दिया था। शास्त्री जी के बाद एक पहला ऐसा मैंने प्रधानमंत्री देखा कि कोई भी नोटिफिकेशन के बगैर पूरा देश अपने घर में रहा और एक डिसिप्लिन, एक सामूहिक लड़ाई का मूड बना। मित्रों, इस सामूहिक लड़ाई के मूड ने ही हमें बचाया। आप लोगों के क्षेत्र के और साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है, उन्होंने तो जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करी। कई लोगों की जान भी गई, मैं जानता हूं। और सालों तक भारत का समाज आपके पूरे प्रयासों के लिए आप सभी का ऋणी रहेगा, ये मैं जानता हूं। क्योंकि मैंने कई समाज के ऊपर आई हुई आपत्तियों के अंदर नीचे से लड़ाई लड़ी है, आगे से भी लड़ाई लड़ी है। आप लोगों का योगदान तो अतुलनीय है, परंतु कोविड में से जब सक्सेसफुली निकलने के बाद एक विदेश की महिला पत्रकार ने मुझे पूछा कि अब कोविड में इतनी सफल भारत लड़ाई लड़ा, तो आप इसका कारण क्या मानते हैं? तो मैंने कहा, देश भर में सरकारें लड़ाई लड़ी कोविड के सामने। यहां पर केंद्र सरकार भी लड़ी, राज्य सरकार भी लड़ी, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सिस और 130 करोड़ की जनता भी साथ में लड़ाई लड़ी। और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अगर किसी ने उपयोग किया तो भारत ने किया। लॉकडाउन के वक्त कई सारे काम किए गए। हजारों की संख्या में अस्थायी अस्पताल खोले गए। सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 बेड के अलग अलग टेम्पररी हॉस्पिटल अचानक ही बनाए गए। कुछ हॉस्पिटल तो कंटेनर में बनाए गए थे। और जब सेकंड वेव आया तब 1500 से अधिक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट विद इन 120 डेज बनाने का ऐतिहासिक काम भारत ने किया मित्रों। और मैं उस वक्त बहुत खौफ खाया हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ चुकी थी, हमारे उत्पादन से अनेक गुना ज्यादा थी। और 900 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर विदेशों से ऑक्सीजन मंगाकर हमने वहां पहुंचाया। और इसके साथ साथ हमने कई सारे नए प्रयोग भी किए और कोविड की लड़ाई को हम सभी लोग सफलता से पार कर गए। इसलिए मैं आप सभी का बहुत हृदय से पूरे देश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, भारत ने वैक्सीन बनाना आसान है, मगर भारत जैसे देश में 130 करोड़ लोगों को समय पर वैक्सीन पहुंचाना, देना और उसकी मॉनिटरिंग करना ये बहुत कठिन है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर, एक ऐप का उपयोग कर कर इसकी रिसीट भी हमने 30 सेकंड के अंदर पहुंचे ऐसी व्यवस्था करी। कोविड के बाद मेरी बहन यहाँ आना चाहती थी। जब विमान की सेवा खुल गई, मैंने उसको फोन किया, क्या बाधा है? तो उसने कहा, मेरे पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं को निकलवा दो। उसने कहा, 1.5 महीना हो गया मगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वो अमेरिका से यहाँ आना चाहती थी। भारत में 30 सेकंड में आपके मोबाइल पर हमने वैक्सीन का सर्टिफिकेट। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग भारत सरकार ने किया, इसका एक परिणाम आया। अब मैं मेरे विषय के सामने आता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लेना है। भारत सरकार ने 130 करोड़ लोग और इसमें भी प्रायोरिटी में 60 करोड़ गरीब और कुपोषण से पीड़ित बच्चे और महिलाएं, इनके स्वास्थ्य को होलिस्टिक अप्रोच के साथ सुधारने का एक अभियान चलाया है। सबसे बड़ा काम तो किया कि 13-14 में 33,000 करोड़ का बजट था, उसको 1,33,000 करोड़ के बजट तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने।
हमने काम को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, कम लागत वाली पहला काम हमने किया कि जिससे मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स में बढ़ोतरी की शुरुआत की। मैं बाद में बताऊंगा आपको मेडिकल सीटों में, मेडिकल कॉलेज में, पीजी में कितनी सीटों की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, किसी को रोग ही न हो ऐसा शरीर बनाने के लिए ढेर सारे अभियान और आंदोलन शुरू कर गए। और तीसरा, मॉडर्न और भविष्य की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर हिस्से तक पहुंचने के लिए एफोर्डेबल स्वास्थ्य सुविधाओं को हमने बढ़ाने की शुरुआत की। मित्रों, मैं इसको 2 हिस्सों में बांटकर बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तब कोई नहीं मानता था कि स्वच्छता अभियान का स्वास्थ्य से कोई रिलेशनशिप होता है। स्वच्छता अभियान और इस देश में 10 करोड़ टॉयलेट बनने के बाद मेरे पास ढेरों सर्वे है कि जन आरोग्य में बहुत बड़ा सुधार, विशेषकर महिलाओं के और बच्चों के जन आरोग्य में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। शायद आप में से कोई ही डॉक्टर साहब ऐसे होंगे, जब ये स्वच्छता आंदोलन शुरू किया तब आप मानते होंगे कि इसके देश के स्वास्थ्य के अंदर सुधार हो सकता है। स्वच्छता आंदोलन और टॉयलेट्स का बनाने का जो अभियान चला, 10 करोड़ टॉयलेट्स ने बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर लाया। इसके बाद फिट इंडिया, खेलो इंडिया और मातृत्व के दरमियान पोषण का अभियान लेकर हम आए। इससे बच्चे की और माता की इम्यूनिटी के लेवल को बढ़ाने का हमने काम किया और किशोर बनते बनते एक स्वस्थ नागरिक बन जाए, इस प्रकार की ढेर सारी योजनाएं ली। और मिशन इंद्रधनुष, देश में एक भी बच्चा नहीं है जिसको 9 साल के अंदर कंप्लीट वैक्सीनेशन आज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट देश के सभी बच्चों को 9 साल तक के सभी टीके लगे। मेरी एक पोती कोविड में पैदा हुई, घर वालों का आग्रह था उसको सार्वजनिक अस्पताल में नहीं ले जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। मैं भी चुप कर गया क्योंकि माँ बाप ने निर्णय करना है। तो ये 9 साल तक के जो टीके थे, इसका प्राइवेट अस्पताल में बिल 36,000 का आया। और पहली पोती जो सामान्य समय में पैदा हुई थी, उसने म्यूनिसिपालिटी में लगाया तो कॉफी का कप मिला, बिल शून्य मिला। इस प्रकार की व्यवस्था समग्र भारत में हो चुकी है। तो पहला काम किया कि हमने ढेर सारे रोग होने के कारण के सामने, रोग होने से पहले लड़ने के लिए बच्चों को, महिलाओं को और युवाओं को तैयार करने का काम किया। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सारी चीजें अल्टीमेटली योगा से लेकर ये उसी दिशा में जाती है, मगर इसका एनालिसिस कभी ऐसा नहीं होता है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने जिक्र किया इसका, आयुष्मान भारत योजना। मैं आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, गुड गवर्नेंस के आंकड़े स्टडी करने का मेरा बचपन से शौक है। पूरे विश्व में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ऐसी एक भी स्वास्थ्य की योजनाएं नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को शायद इसका एक अलग परिणाम आया है, मालूम नहीं। इसके कारण अच्छे अस्पताल तहसील सेंटर तक परकोलेट हो गए, अब वो वायबल हो गए हैं, क्योंकि 5 लाख की सुविधा का कार्ड जिनके पास है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट तहसील लेवल पर है। तो सरकारी अस्पतालों का बोझ इसके कारण घटा है। इसके बाद जन औषधि केंद्र खोले। गरीब लोग महंगी दवाइयों के कारण आप लिख तो देते हो, प्रिस्क्राइब कर देते हो, मगर उनके पास पैसा नहीं होता था। जेनरिक दवाइयों को देश भर में 60 करोड़ लोगों के लिए जन औषधि केंद्र के माध्यम से हमने पहुंचाने की शुरुआत की। और इसके साथ
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। वेलनेस सेंटर के नाम से 60,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करने के लिए किया, और साथ में मिशन डायलिसिस, मातृत्व योजना, टीबी का संपूर्ण उन्मूलन और कई सारे इस प्रकार के अभियानों से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े हैं। आप लोगों को जानकर शायद आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब भारत सरकार की कैबिनेट में मलेरिया मुक्त भारत अभियान का एक बहुत बड़ी अमाउंट के साथ अप्रूवल के लिए योजना आई। तब मुझे लगा था कि भारत में मलेरिया इतनी बड़ी बीमारी है क्या, मगर आज देश के कई हिस्सों में ये मलेरिया मुक्त अभियान ने आगे बढ़ाया है। और इसमें मैं जरूर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम आज ढेर सारे लोगों के लिए आशीर्वाद बना है। गुजरात जैसे राज्य में भूपेंद्र भाई ने बताया, हर तहसील सेंटर पर डायलिसिस आराम से हो सकता है और टेलीमेडिसिन से उनका गाइडेंस भी हमारी किडनी हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल के साथ अटैच है वो कर रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी 2013 तक लगभग सालाना 4900 व्यक्तियों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे। आज 16,000 व्यक्तियों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक साल में भारत कर रहा है 2023 में। ये बहुत बड़ी छलांग हमने इस क्षेत्र के अंदर लगाई है। मैंने आगे कहा है, ऐसे पीएम जय लगभग 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक खर्चा दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सारे पेशेंटों का डेटा डिजिटली उपलब्ध करने का काम हो रहा है। इनकी एक आईडी बन रही है, हेल्थ आईडी बन रही है। भारत सरकार के खर्च से 37 करोड़ गरीब लोगों की हेल्थ आईडी बनाने का काम समाप्त हो चुका है। वो किसी भी अस्पताल में जाएगा, एक ही क्लिक से उसका पूरा हेल्थ का डेटा एक्सीडेंट के केस में या किसी भी केस में आप ले सकते हो। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हमने बजट को कई गुना कर इसको तहसील तक पहुंचाने का काम किया है। और इसके साथ साथ हमने ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो 2014 में 387 थी, अब 706 हैं। एमबीबीएस की सीट 51,000 थी, आज 1 लाख से ज्यादा है। पीजी की सीट 31,000 थी, आज 70,000 है। और नर्सिंग की भी कॉलेजों की बढ़ोतरी इससे भी ज्यादा हुई है। ढेर सारा ह्यूमन रिसोर्स हम तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम छोटे से छोटे गांव तक आरोग्य की सभी सुविधाएं पहुंचा पाए, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मोदी जी ने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देश भर के स्वास्थ्य की चिंता करी है। मगर आप लोग तज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर आप काम करने वाले हैं। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि कहीं न कहीं आपके व्यस्त समय में से थोड़ा समय ये टोटल होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो योजना बनाई है, इसको आप लोग सहयोग करने में लगाइए, जानकारी लीजिए, आपका भी हौसला बढ़ेगा और भारत के सभी दर्दियों का भला भी होगा। मैं आज यहाँ आया हूँ, आप सब मेरे मत क्षेत्र में आए, अहमदाबाद में आया हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ और आप सभी का कोविड की लड़ाई जिस शिद्दत के साथ आपने, डॉक्टरों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस प्रकार से लड़ी है, इसलिए मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई करता हूं। आपने बुलाया, मेरा और भूपेंद्र भाई का सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये मीटिंग में अगर भारत सरकार ने कुछ करना चाहिए, इस प्रकार के सुझाव लेकर कंदर्प भाई आएंगे तो आनंद होगा। इस दृष्टि से भी चाहे गुजरात सरकार हो, भारत सरकार हो, हमारा अप्रोच है हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर प्राणी स्वस्थ रहे
और भारत के लोगों के भाग्य में जितना जीवन है वो पूरा करे, यही हमारा प्रयास है। फिर से एक बार शुभकामनाएं। वंदे मातरम।